नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं घटना चक्र के माध्यम से इन्वायरमेंट। और दोस्तों आज हम लोग देखेंगे, चलिए आप लोग अपना टेस्ट करिए। ओजोन लेयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स, सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होंगे, सभी कमीशंस के क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग सीधे पॉइंट पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए फटाफट। प्लेस वेयर ओजोन लेयर इज प्राइमरीली फाउंड इज। इसमें मैं आपको बहुत कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ, ये है कि क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग जो एक्सप्लेनेशन देता है उसको देखेंगे, फिर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन में अलग बनाऊंगा ताकि आपको महत्व तो समझ में आए कि जब मैं बताऊंगा कि हाँ इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ओजोन लेयर जो पाई जाती है ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। द अर्थ एटमोस्फियर इज डिवाइडेड इंटू सेवरल लेयर्स एंड ईच लेयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। द लेयर एक्सटेंडिंग अबाउट 10 to 15 किलोमीटर इज कॉल्ड द स्ट्रेटोस्फीयर। सबसे नीचे जो होता है दोस्तों ट्रोपोस्फीयर होता है। The ozone layer is mainly found in the lower portion of the stratosphere. Lower portion याद रखिएगा, lower portion of the stratosphere from approximately 20 to 35 kilometers above the earth. Though the thickness varies seasonally and geographically, the ozone layer protects the earth from the sun UV rays, ultraviolet rays. 10% of the ozone layer is found in the troposphere and 90% of in the stratosphere. देख रहे हैं क्या कह रहा है कि 10% ट्रोपोस्फीयर और 19% स्ट्रेटोस्फीयर, इसलिए हम लोग इसको स्ट्रेटोस्फीयर में ही मानेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बताइए। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट ला दिया ना। अभी हम लोग पिछले प्रश्न में पढ़े हैं दोस्तों 90% और 10%। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पाई जाती है दोस्तों 90% स्ट्रेटोस्फीयर में और 10% ट्रोपोस्फीयर में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन एबव क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में अच्छे से बताया हुआ था, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। द ओजोन लेयर इज लोकेटेड इन, जल्दी से बताइए। स्ट्रेटोस्फीयर, बी आपका यहाँ पे आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए। ओजोन लेयर इज एबव द अर्थ क्रस्ट अराउंड। बताइए फटाफट। अगर पहले वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको याद होगा तो वहां से आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। ये जो पाई जाती है दोस्तों 20 to 35 किलोमीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डी फॉर डॉग। ओजोन लेयर इज एबव द अर्थ क्रस्ट अराउंड 20 किलोमीटर। ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर फ्रॉम approximately 20 to 35 kilometers above the earth's surface. Its density varies seasonally and geographically. Ozone layer is found mainly in, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बच्चे गलती करते हैं। तो
हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो इस सीक्वेंस में इस क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा समय देना ठीक नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हो गया। अभी जो पांचों क्वेश्चन देख रहे हैं इनमें सब में यही पूछा गया है। तो ओजोन लेयर मेनली कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में 90%। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। विच इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फियर? लोवेस्ट लेयर बताइए। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों ओजोन, और ओजोन में 10% और 90% वाला भी बात आ रही है। तो ये 10% होती है दोस्तों ट्रोपोस्फीयर में और 90% स्ट्रेटोस्फीयर में। तो लोवेस्ट लेयर एटमोस्फीयर की दोस्तों कौन सी होती है? ट्रोपोस्फीयर होती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। The lowest region in the atmosphere is called troposphere. The thickness of the troposphere is maximum at the equator. विश्वत पर। Deepest in the tropics up to 18 to 20 kilometer and shallowest near the polar regions, and the shallowest near the polar regions. After these come to the stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere respectively. तो क्या हो गया? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। देखिए इसमें कुछ ट्रिक बनाइए। TSM TE, ठीक है ना? TSM TE कुछ याद रहे तो काम बन जाए इससे, क्योंकि कई बार सीक्वेंस भी पूछ लेता है। और हिंदी वाले हिंदी ना खोजें, क्योंकि मैं एक एग्जाम में देखा था कि उसमें हिंदी में ही लिखा था लेकिन इसको ऐसे लिख दिया था ट्रोपोस्फीयर। तो आपको जानना पड़ेगा कि TSM TE बाद में कोई ट्रिक बना सके, सभी वायुमंडल की सभी परतों को याद करने का कोई ट्रिक बना सके तो बना करके और कमेंट में आप लोग कर देंगे, तो मैं इसको पिंड कमेंट में कर दूंगा। पिंड कमेंट में करने से फायदा ये होता है दोस्तों कि जितने भी कमेंट आएंगे पिंड कमेंट के नीचे ही रहेंगे, और पिंड कमेंट जो दोस्तों केवल जो चैनल के तरफ से किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन? नॉट ट्रू बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट क्लोरोफ्लोरोकार्बन? तो देखिए दोस्तों, इट इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट, फ्रिज रूज में आपका काम करता है और कोल्ड स्टोरेज में इसका उपयोग किया जाता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर। तो CFC और ओजोन का बहुत कारण आता है। इट इज इनएक्टिव इन लोअर एटमोस्फियर। क्या होती है? इनएक्टिव होती है लोअर एटमोस्फियर में। ये भी बात सही है। मैं जो ऑप्शन बी को छोड़ा हूं दोस्तों, इसमें क्या है? इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये जो नॉट दिया है ना दोस्तों, यही गलती कर दिया है। CFC जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो यही पूछा है कि नॉट ट्रू, तो ये सभी तो ट्रू हो गए। बी वाला ही आपका आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर क्या होगा? आंसर होगा। और क्यों गलत ये आपका आंसर हो रहा है? गलत क्यों है? तो ये जो नॉट दिया है इसी कारण से। CFC जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए आगे चलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कंटेन्स कार्बन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। वन ऑफ द एलिमेंट दैट मेक CFC is chlorine. Under certain conditions, this chlorine has the potential to destroy a large amount of ozone.
क्या कह रहा है, ओजोन जो माने CFC में जो होता है दोस्तों, क्लोरीन जो होती है ओजोन को डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हेंस इट इज वन ऑफ द मेजर काज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी कारण से क्लोरीन के ही कारण दोस्तों ओजोन, और इसीलिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल। यहाँ पर देखिए सीधे नाम न लिख करके फार्मूला दिया है। तो ओजोन होल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अभी हम लोग इससे पहले वाले प्रश्न में देखे हैं CFC रिस्पॉन्सिबल है, D फॉर डॉग। चलिए आगे चलते हैं, ये देखते रहे कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है। द रेडिएशन दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ओजोन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज। तो ओजोन कौन से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है बताइए। यूवी रेज को, रेडिएशंस का, ये रेज का आना ठीक नहीं है, रेडिएशन का आना ठीक है। यूवी रेडिएशंस को दोस्तों ओजोन, अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सी फॉर कैट। ओजोन का फार्मूला होता है O3 इज ए मालिक्यूल फॉर्म्ड बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, while O2 which we normally refer to as oxygen is essential for all aerobic form of life. Ozone is a deadly poison। क्या कह रहा है, ओजोन इज ए डेडली पॉइजन। However, at the higher level of the atmosphere, ozone performs an essential function. It shields the surface of the earth from ultraviolet radiations from the sun. This radiation is highly damaging to organism and is known to cause skin cancer in human beings। ठीक ना। तो ये कॉमन बात है, जब कोई अच्छी माने नई और कठिन जो समझने वाली बात होगी उस पर हम लोग ज़्यादा वो करेंगे, ठीक ना। तो ओजोन एक ही हिसाब से जैसे पॉइजनस है, जैसे O2 ऑक्सीजन जो दोस्तों आप जानते हैं कि ये तो लाइफ है, इसके बिना लाइफ है ही नहीं, ठीक है ना, इसको लाइफ कहना ठीक है। और O3 जो होता है ओजोन, ये पॉइजनस होती है, लेकिन ओजोन हमारे लिए एज ए माने एयर तो पॉइजनस है, लेकिन एटमॉस्फेयर में हमारी ये सुरक्षा भी करती है, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आते हैं उनको एब्जॉर्ब करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर करिए दोस्तों फटाफट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम सनलाइट काज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या कह रहा है दोस्तों, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट causes the reaction that produce which of the following। तो जो सन के द्वारा अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं दोस्तों, और जो वो रिएक्शन करती हैं तो उससे क्या बनता है, ओजोन ही बनती है दोस्तों। ये एब्जॉर्ब करती है और फिर बनती भी है, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा, UPPCSP द्वारा 18 में पूछा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज फॉर्म्ड नेचुरली बाय केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सोलर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। O3 ये ओजोन का फार्मूला है, तो ऑक्सीजन से ही तो मिल करके बना है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से। तो अल्ट्रावायलेट को एब्जॉर्ब भी करती है, उसी से बनती भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए। ओजोन प्रोटेक्ट द एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर फ्रॉम। ओजोन प्रोटेक्ट द बायोस्फीयर फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ऑप्शन बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है।
ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर क्या करती है बताइए। ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स सेफ्टी टू लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। बाकी सब चीज़ आप देख लेंगे, रेन, पॉल्यूशन, प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। तो ऑप्शन सी ही दोस्तों क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रोवाइड सेफ्टी टू द लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। वाई इज ओजोन लेयर यूजफुल टू ह्यूमैनिटी? यूजफुल टू ह्यूमैनिटी बिकॉज, बताइए। तो इसमें देखिए ऑप्शन बी में क्या कह रहा है, इट प्रिवेंट्स द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग अर्थ। इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को दोस्तों ओजोन क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। यही इसका उपयोगिता है दोस्तों। बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। इट प्रिवेंट्स द सन्स अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए। द ओजोन लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब्स, किसको एब्जॉर्ब करती है बताइए। ये भी आप देखते आ रहे हैं, यूवी रेज को, यूवी रेडिएशंस को। सी फॉर कैट आंसर हो जाएगा आपका। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन कैन काज। अब बताइए क्या क्या कारण हो सकती हैं, किस चीज का कारण हो सकती हैं अल्ट्रावायलेट, हम लोग देखें हैं। तो दोस्तों अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं स्किन कैंसर कर सकती हैं, और इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ओजोन जो क्या करती है दोस्तों, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो डी फॉर डॉग आपके यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है ना। The sun can cause skin cancer. Exposure to ultraviolet for a long time can cause genetic mutation which can cause skin cancer. The ultraviolet rays of the sun are categorized as A, B, and C. UV, A, B, and C. First two types of ultraviolet rays are harmful to skin. UVC is extremely dangerous. However, it does not reach the Earth's surface. The effect of UVB on the organism is as follows. तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो ये देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज आर हार्मफुल। तो फर्स्ट टू टाइप कौन कौन से, ए और बी, यूवी ए और यूवी बी। चलिए तो आप समझ चुके हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। ओजोन लेयर प्रिजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, बताइए, ये भी खूब पूछा जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस, तो ये मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। ओजोन प्रिजर्वेशन डे 16 सितंबर। In 1994, the UN General Assembly declared 16 September as International Day for the Preservation of Ozone Layer, commemorating the date of the signing of the Montreal Protocol on substances that depletes the ozone layer in 1987। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था दोस्तों 1987 में, ठीक है ना। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 1994 में ये 16 सितंबर भी जुड़ा हुआ है इससे। तो 1994 में यूएन जनरल असेंबली डिक्लेयर की कि 16 सितंबर जो दोस्तों क्या किया जाएगा,
ओजोन प्रिजर्वेशन डे के रूप में कमेमोरेट किया जाएगा। और ये किससे जुड़ा हुआ है? ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर इन 1987। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है इसका इतिहास, ठीक है ना, आप समझ चुके होंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 और 1994 में। तो ये याद रखना जरूरी नहीं है कि कब से मनाया जा रहा है, ठीक है ना। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर इज ऑब्जर्व्ड ऑन, वही पीछे वाला क्वेश्चन, कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। चलिए आगे चलते हैं। 16 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, 16 सितंबर। वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 सितंबर। ओजोन होल इज कास्ड बाई, बताइए, ओजोन होल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, बताइए। तो ये CFC रिस्पॉन्सिबल है, CFC। CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स, आपका सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप जान चुके हैं कि इसमें जो CFC में क्लोरीन जो होती है दोस्तों, यही ओजोन डिप्लीशन के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करिए। Which one of the following gases is responsible for decrement in ozone layer? Decrement in ozone layer, बताइए। आप जानते हैं ओजोन लेयर में दोस्तों CFC में नुकसान पहुंचाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो क्लोरीन है जो दोस्तों मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। Which of the following gas is responsible for depletion of ozone layer? बताइए। ऑप्शन डी में देख रहे हैं क्या दिया है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी फॉर डॉग। सब देखते रहिए कौन कौन से एग्जाम में पूछा हुआ है, बार बार मैं इसको प्रोनाउंस नहीं करूंगा। स्मार्टली वर्क भी करना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि 10 मिनट का काम 1 घंटे में करना है, ऐसा भी नहीं करना है। हर एक चीज़ का ध्यान रखते हुए चलेंगे तब काम बनेगा। The pollutants to causing maximum damage to the ozone layer are, maximum damage to ozone layer are, बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि इसमें पाए थे क्लोरीन, क्लोरीन पाई जाती है। तो डी फॉर डॉग आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। The presence of which of the following degrades ozone from ozonosphere? Degrades ozone from ozonosphere. तो यहाँ पर भी CFC आंसर होगा आपका। Which one of the following is not responsible for depletion of ozone layer? Not, इन शब्द को परीक्षा में भी आप ऐसे ही गोला कर लिया करिए, मार्क करिए, उस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर थोड़े से चूक हो जाता है। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, बताइए।
तो इसमें देखिए दोस्तों, ओजोन लेयर के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है? तो CFC तो होती है, CFC12 इज इन रेफ्रिजरेटर, ये होती है। अब देखिए हेलन, ये थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है, क्या किया जाए। हेलन 1211 यूज्ड इन फायर फाइटिंग, ये भी होती है। नाइट्रस ऑक्साइड आप जानते हैं कि ये ग्रीन हाउस गैस है, तो ये भी होती है। अब जो मेथिल क्लोरोफार्म यूज एज ए सॉल्वेंट, मेथिल क्लोरोफार्म यूज एज ए सॉल्वेंट, यही जो दोस्तों नॉट रिस्पॉन्सिबल है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। मेथिल क्लोरोफार्म यूज एज ए सॉल्वेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। चलिए आगे चलते हैं। ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, इट thus safeguards the life on earth. Gases responsible for depletion of the ozone layer are CFC, अभी सब याद कर लीजिए, हेलन 1211 एंड 1301, 1211 और 1301, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ट्राइक्लोरोएथिल, ये सभी याद कर लीजिए। ये सभी ओजोन लेयर, ओजोन के डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन? CFC, हेलन, मैं थोड़ा सा लिखता हूँ ताकि आपका फोकस बढ़े, हेलन 1211 और 1301, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन, एथिलीन। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5। अब देखिए इन यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत कुछ सीख दे रहा है। यहाँ से जब टिपिकल क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इनमें से इंक्लूड कर देगा। CFC, हेलन 1211, 1211, 1301, नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन। Among the following greenhouse gases which does not cause ozone depletion in the troposphere, बताइए। तो अब यहाँ पर देखिए, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं? वाटर वेपर तो सबसे खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। सबसे माने ज़्यादा प्रभावकारी ग्रीन हाउस गैस जो वाटर वेपर है, मीथेन है ही। और उसके बाद देखिए दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये डायरेक्टली नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली नाइट्रस ऑक्साइड बनाने में हेल्प करती है, तो ये भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो दोस्तों, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है ना। तो बी फॉर बॉम्बे आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। मैं सेपरेटली लिख देता हूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो कि क्या आंसर होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। द ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इन द ट्रोपोस्फीयर आर वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन भी दोस्तों ओजोन के डिप्लीशन में क्या कर रही है? हानिकारक है, क्योंकि ओजोन भी एक क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। क्या कर रहा? ग्रीन हाउस गैस है रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन इन द ट्रोपोस्फीयर आर वाटर वेपर। यहाँ पर देखिए ओजोन भी दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करिए दोस्तों। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर। तो ओजोन होल जो है मैक्सिमम कहाँ पर है बताइए?
ये है दोस्तों अंटार्कटिका में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है भाई, हम लोग वैज्ञानिक तो है नहीं कि जाके अपने आंखों से देखा है, ये देखे हुए हैं, हम लोग को ये पढ़ना ही पड़ेगा, याद कर रखना पड़ेगा। ओजोन होल इज नॉट टेक्निकली ए होल वेयर नो ओजोन इज प्रेजेंट बट is a region of exceptionally depleted ozone in the stratosphere over Antarctica. Stratosphere in the stratosphere over Antarctica. तो ओजोन होल जो देखते हैं दोस्तों, ये कोई होल नहीं है, ठीक है ना, जहाँ पर ओजोन डिप्लीट हुई है दोस्तों, उसी को होल कह देते हैं। और ऐसा जो ज़्यादा जो दोस्तों कहाँ पर है, अंटार्कटिका में मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ, मैं आपको बताया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। बताइए, फटाफट आंसर करिए। पहले तो मैं तब तक बताता हूँ, तब तक आप लोग अपना क्वेश्चन लॉक करिए, आंसर लॉक करिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था दोस्तों 1987 में आया था, और ये इन्फोर्स कब हुआ था, 1989 में। और इसी में दोस्तों 1994 से क्या हम लोग मना रहे हैं, 16 सितंबर एज ओजोन डे। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कब था, 1987 में, और इन्फोर्स कब हुआ था, 89 में। अब बताइए, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध 16 सितंबर से मैं जोड़ दिया तो किससे हो गया, ओजोन लेयर से हो गया। सी फॉर कैट आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन substances that deplete the ozone layer, a protocol to the Vienna Convention for the protection of ozone layer, is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of numerous substances that are responsible for ozone depletion. It entered into force on 1st January 1989. It entered into force on 1st January 1989 but came in 1987. याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, और ये भी याद रखेंगे, प्रोटोकॉल टू दी वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ, 29 का आंसर करिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विथ टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर डिप्लीशन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, बताइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होता है दोस्तों, आप जानते हैं कि ओजोन डिप्लीशन से जुड़ा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन डिप्लीशन से, और ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन सी इसमें रिस्पांसिबल है दोस्तों, सीएफसी। और सीएफसी में दोस्तों क्लोरीन जो है, क्लोरीन मेन रिस्पांसिबल क्लोरीन ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। चलिए आगे चलते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज related to protect the ozone layer which is depleted mainly by carbon dioxide and chlorofluorocarbons। ये देखिए दोस्तों, बेसिक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो खत्म हो गए, और 10 क्वेश्चन जो हाई लेवल पूछे गए हैं इसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस को दो कैटेगरी में, बेसिक और हाई लेवल क्वेश्चंस में डिवाइड करता है, कैटेगराइज करता है। इन स्ट्रेटोस्फीयर द लेवल ऑफ ओजोन इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय, किसके माध्यम से रेगुलेट होती है बताइए,
इन स्ट्रेटोस्फीयर द लेवल ऑफ ओजोन इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय, ये रेगुलेट होती है दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। बी फॉर बॉम्बे आपका यहाँ पर आंसर होगा। अगर जिसको ये लग रहा हो कि थियोरेटिकली समझाने की, तो भाई मैं जब थियरी वाला पोर्शन इसका कराऊंगा तो थियरी वाला पोर्शन जरूर देखा करें आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि इन सभी का क्रक्स होता है, समरी होता है वो। अगर क्वेश्चन नहीं भी देखते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन थियरी वाला जो पोर्शन है उसको देखना जरूरी है। द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज नेचुरली रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। The thickness of ozone layer varies seasonally. Its thickness is highest during spring and lowest during rain. देख रहे हैं, हाईएस्ट ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड लोवेस्ट ड्यूरिंग रेन। तो जोड़ सकते हैं कि सब रेन से सभी चीज़ क्या होती है, वॉश आउट हो जाती हैं, तो ये भी लोवेस्ट हो जाती है। द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द ओजोन लेयर इज डाप्सन यूनिट, ये भी पूछता है क्वेश्चन। डाप्सन यूनिट ओजोन को किससे मापते हैं? 1 डाप्सन यूनिट इज इक्वल टू 0.01 mm थिकनेस ऑफ द प्योर ओजोन एट 0 डिग्री टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो ओजोन को मेजर करने की यूनिट क्या है? डाप्सन यूनिट है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये IAS प्री 2012 में पूछा हुआ है, देख लीजिए, हम लोग को सीखना काम है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि केवल जो आते हैं उन्हीं को कर करके आदमी खुश होते रहे, भाई जो अच्छे क्वेश्चन उनको भी तो देखना जरूरी है। अब बताइए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स नोन एज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज आर यूज्ड। तो CFC का किस में यूज होता है ये पूछ रहा है दोस्तों, बताइए CFC का उपयोग कहाँ पर होता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। अब देखिए UPSC में क्वेश्चन पूछा है, डीप जाकर के पूछा है, इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स, ये सही है दोस्तों। जिनको नहीं आता है कम से कम इसको देख लें, याद कर लें, समझ लें। इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम्स, ठीक है ना। अब देखिए क्या कर रहा है, इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर्स, इसका क्या मतलब हो गया? ट्यूबलेस टायर्स में तभी बनेंगे जब CFC का उपयोग करेंगे, ऐसा नहीं है, ये गलत है, ठीक है ना। इन क्लीनिंग सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, तो क्लीनिंग में भी CFC का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। प्लास्टिक फोम क्लीनिंग एज प्रेशराइजिंग एजेंट इन एरोसोल कैंस। आप देखते हैं कि आप सेविंग वाला फोम हो गया, या शादी विवाह में जो फोम उड़ाते हैं, तो वही करा उसमें CFC का प्रयोग किया जाता है एज प्रेशराइजिंग एजेंट इन एरोसोल कैंस। तो ये भी सही है। तो कौन कौन सा योग है? पहला, तीसरा, चौथा। पहला, तीसरा, चौथा किस में दिया हुआ है? C में दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C आपके यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अब इसको देख लेंगे। CFC आर नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल chemicals containing atoms of carbon, chlorine and fluorine. They are used in the manufacture of aerosol sprays, blowing agents for foams and packing materials, as solvents, packing materials, as solvents and as refrigerants. Trichlorofluoro मीथेन कैन डिजॉल्व ग्रीज, इसीलिए देख रहे हैं कि क्लीनिंग में किया जाता है। ट्राई क्लोरोफ्लोरो मीथेन कैन डिजॉल्व ग्रीज एंड यूज टू क्लीन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। इट इज ए हाईली स्टेबल कंपाउंड एंड कैन सस्टेन इन एटमोस्फियर फॉर 80 to 100 years. Hence ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है?
it is a highly stable compound that can sustain in atmosphere for 80 to 100 years। इस पर फोकस करिए, ईयर्स पर। तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, फिर इसको रिपीट करने कोई मतलब नहीं है। जिसको देखना होगा यूट्यूब में सारी व्यवस्था है, वीडियो को पास कर लीजिए, स्पीड बढ़ा लीजिए, घटा लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। 10 क्वेश्चन है, जिसमें से 3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। पेशेंस आप लोग बनाए रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इज आर यूज्ड ओजोन डेप्लीटिंग। ओजोन डेप्लीटिंग के रूप में किसका किसका प्रयोग किया जाता है, या कौन माने उसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स हैं, बताइए। बताइए दोस्तों। तो देखिए, ये पहला तो CFC सबसे चर्चा में तो यही है, ये हाइस ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हेलेंस जो हम लोग देखे थे 1211 और 1301, ये भी था, तो इसी का रूप होगा, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो 5 चीज़ें हम लोग देखे थे, उसमें से कार्बन टेट्राक्लोराइड भी था। एक ये था, ये 2 3 4, और एक कौन था, बताइए। तो 5 चीजें हम लोग देखे थे। एक था नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। ये 5 चीजें दोस्तों ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जिसमें से आप देख रहे हैं कि 3 चीजें दी हुई हैं, तो इस प्रकार से ऑप्शन डी क्या होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलेंस एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड all are ozone depleting substances. All these substances are banned after the Montreal Protocol. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, 1987, और इनफोर्स कब हुआ था, 1989 में। दोस्तों आप याद रखेंगे, बार बार 16 सितंबर भी याद रखेंगे। तो ये सभी जो ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनको बैन कर दिया गया दोस्तों आफ्टर दी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए फटाफट, विचार करिए। ये IAS प्री 2011 में पूछा गया है। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिक रीजन has been a cause of concern. What could be the reason for formation of this hole? बताइए क्या रीजन हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है ये टर्बुलेंस की बात कर रहा है। टर्बुलेंस अभी अब तक हम लोग ओजोन होल के लिए नहीं देखे हैं। देखिए सीधे हम लोग आंसर पर चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो ये जो दोस्तों सुटेबल आंसर दिया गया है, ठीक है ना। आप हमारा परीक्षा मत लीजिए, मैं भी देख करके बताता हूँ, ठीक है ना। जो नहीं आता देख कर ही तो बताऊंगा, गलत बताने से बढ़िया है कि देख ले। प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, पोलर फ्रंट, क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ CFC। बाकी का चीजें नहीं है, ठीक है ना। किसी न किसी चीज प्रकार से कट जा रही है, उसको आप लोग देखेंगे। एक एक ऑप्शन को व्याख्या करने में ज्यादा समय लगेगा। अब देखिए, ये चीज पढ़ लेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन, तो पूरा सारा समस्या आपका समाधान हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड इन पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स रिएक्ट्स विथ CFC, नाइट्रिक एसिड। दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेज क्लोरीन, ठीक ना,
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर। क्लोरीन ही सबसे ज़्यादा नुकसानदायक थी सीएफसी में। सिंस स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हेल्प क्लोरीन कंपाउंड्स टू कन्वर्ट इन क्लोरीन पार्टिकल्स depleting the ozone layer. Their presence is also a factor responsible for the formation of ozone hole. ठीक है दोस्तों, नाइट्रिक एसिड in the polar stratospheric clouds reacts with CFC. This reaction produces chlorine, which is responsible for photochemical destruction of ozone layer. Chlorine responsible है since stratospheric clouds help chlorine compounds to convert into chlorine particles. क्लोरीन कंपाउंड को क्लोरीन पार्टिकल में स्ट्रेटोस्फीयर में चेंज कन्वर्ट होते हैं, डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर. देयर प्रेजेंस इज आल्सो ए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल. चलिए आगे चलते हैं. Which gas is filled in refrigerators? बताइए, which gas is filled in refrigerators? तो रेफ्रिजरेटर्स में दोस्तों मेफ्रान का प्रयोग किया जाता है. ऑप्शन बी आपको यहाँ पे आंसर होगा, मेफ्रान. The gases filled in the refrigerators are sold as mefran. Sold as. These gases are a commonly halonic hydrocarbons. Halonic hydrocarbon. Although ammonia is also used as a coolant in big plant. Ammonia. Also used as a coolant in big plants. The correct answer to this question is option B. ये इसलिए अमोनिया की बात कर रहा है दोस्तों क्योंकि आप देखेंगे कि अमोनिया भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक ना. विच गैस इज फिल्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, तो मेफ्रान मेनली है, ठीक ना. और अमोनिया दोस्तों बिग प्लांट्स में इसका प्रयोग किया जाता है. इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने होने से दोस्तों थोड़ा सा विश्वसनीयता उत्तर की बढ़ती है, क्योंकि क्यों ऑप्शन बी दे रहा है. केवल आंसर बता देने पर फिर काम गड़बड़ होने लगता है, दिमाग में कंफ्यूजन आता है, भ्रम पैदा होता है कि आखिर कैसे है क्यों है. तो एक्सप्लेनेशन देख लेने से सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीम ऑफ साइंटिस्ट फर्स्ट डिस्कवर्ड ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका. ये फर्स्ट की बात है इसीलिए याद रखना होगा, ठीक है ना. तो ब्रिटिश टीम दोस्तों, ब्रिटिश टीम ओजोन होल अंटार्कटिका के ऊपर पहली बार डिस्कवर किया था. डी फॉर डॉग. चलिए आगे चलते हैं. द ब्रिटिश टीम फर्स्ट डिस्कवर्ड द ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका इन 1985 यूजिंग टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर. टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर. Which among the following had discovered ozone hole over Tibetan Plateau in 2005? तो अंटार्कटिका पर जब हुआ था दोस्तों 1985 में हुआ था, ब्रिटिश टीम की थी. लेकिन ये क्या पूछ रहा है, तिब्बतन प्लेटू इन 2005, और ये 13 में पूछा गया दोस्तों. तो ऐसा मत समझे, पूछ सकता है, ठीक है ना. 13 में जब 2005 का क्वेश्चन पूछ सकता है तो आगे भी पूछ सकता है. तो ये दोस्तों ये स्टैटिक क्वेश्चन है. इसका आंसर होगा GW केंट मूरे. ऑप्शन सी आपको यहाँ पे आंसर होगा, GW केंट मूरे. पीसीएस में थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता. आप जानते हैं कि पीसीएस का यूपी पीसीएस का मेंस भी में जीएस भी दोस्तों पहले ऑब्जेक्टिव ही आता था, अब सब्जेक्टिव हो गया है. इन द लीडरशिप ऑफ GW केंट मूरे, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो इन 2005 द रिसर्चर्स डिस्कवर्ड ओजोन होल
देखिए होल होना चाहिए, हेलो हेलो लिखा है ये, ओवर तिब्बतन प्लेटू, या मे बी हेलो का कुछ अदर मतलब हो जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक ना। इसको होल ही समझ लीजिए, ओजन होल ओवर तिब्बतन प्लेटू। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए। स्टेटमेंट को कंसिडर करना है, असर्शन एंड रीजन, एंड करेक्ट आंसर आपको बताना है। ओजोन इज इसेंशियल फॉर बायोटिक लाइफ। जरूरी है कि नहीं ओजोन? जरूरी है। बायोटिक में हम लोग भी तो आ जाते हैं, बायोटिक और एबायोटिक होता है जो, तो ये बायोटिक के लिए इसेंशियल है, बात सही है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम हाई एनर्जी रेडिएशंस, ये भी सही है। और एसर रीजन जो दोस्तों एसर्शन को कंप्लीमेंट भी कर रहा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए क्या होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा। ओजोन इज इसेंशियल फॉर बायोटिक लाइफ, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम हाई एनर्जी रेडिएशंस। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, ओजोन लेयर इज ए लेयर ऑफ इन अर्थ एटमॉस्फेयर which contains relatively high concentration of ozone O3. This layer absorbs 93-99% of the sun's high frequency ultraviolet lights, which is potentially damaging to life on Earth. Hence, both assertion and reason are true, and R is the correct explanation of A. However, if ozone is understood as a gas only, it is harmful to biotic life for being poisonous. अगर इसको हम गैस के रूप में माने तो ये हार्मफुल है क्योंकि ये पॉइजनस होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर लेयर की बात की जा रही है, ठीक है ना। और O3 आप जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ये हो गया दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। Which of the following is not correctly matched? तो ओजोन डिप्लीशन CFC, ये बात सही है, ठीक है दोस्तों। रॉकेट फ्यूल बताइए। पहले देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी सही है। और तो देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, रॉकेट फ्यूल केरोसिन ऑयल, तो ये भी सही है दोस्तों। इस प्रकार सही है क्योंकि रॉकेट फ्यूल जो होता है दोस्तों केरोसिन ऑयल का ही हाईली रिफाइंड फॉर्म होता है, टाइप होता है, ठीक ना। और देखिए एसिड रेन नाइट्रिक एसिड जो कह रहा है दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? एसिड रेन जो होती है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के कारण होती है। एसिड रेन जो होती है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड नहीं, ठीक है, यस रहेगा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? बाकी 3 मैच्ड हैं, ऑप्शन बी ही आपका मैच्ड नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। फ्लोरोकार्बन इज द मेन काज ऑफ ओजोन डिप्लीशन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन काज एसिड रेन नॉट नाइट्रिक एसिड। sulfur dioxide and oxides of nitrogen are responsible for acid rain. Rocket fuel is highly refined kerosene. Carbon dioxide is the second largest cause of greenhouse effect after water vapor. आप देखेंगे इससे पहले मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाला टॉपिक बताएं आप लोग को,
उसमें आपको बताया है दोस्तों कि ये जो है 36 से 72% तक रिस्पॉन्सिबल है वाटर वेपर, ग्रीन हाउस इफेक्ट में इफेक्टिव है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट था, इस आंसर था इसका, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। बताइए। एसोसिएटेड विथ द इशू ऑफ कंट्रोल एंड फेजिंग आउट ऑफ द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। क्या है दोस्तों, आप जानते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी करेक्ट है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था? 1987 में। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आपको याद हो जाए, कम से कम ये प्रश्न पूछे तो आप कर पाए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव क्वेश्चन। और आज के लिए ये इसके ओजोन टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब हो गए। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप सभी को पुनः धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग फिर